होली का साल में एक बार किया जाता है, लोहड़ी साल में एक बार की जाती है, शव दहन तो सिर्फ जीवन में एक बार होता है। तो प्रदूषण इससे नहीं हो रहा। अरावली पर्वत श्रृंखला जो 250 करोड़ साल पुरानी है, 2.5 करोड़ साल पुरानी है, उसको कैसे बचाना है, हमें चिंता इन चीजों की करनी है। आगे आने वाली पीढ़ियां नहीं है, सब कुछ हमने संभोग करना है, सारी प्रकृति का। हमें देखना यह है कि सस्टेनेबल सिस्टम कैसे बनाना है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्था से ताल्लुक रखने वाले आध्यात्मिक गुरु स्वामी विशालानंद जी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान स्वागत करता है। धन्यवाद कविता जी। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज इस विषय पे हमें निमंत्रित किया, और मुझे लगता है ये चर्चा अच्छी जाने वाली है। बिल्कुल, आज हम कई अहम विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी सपा सांसद आर.के. चौधरी जी का, जिनका हाल ही में बयान आया है कि शवदाह यानी कि अंतिम संस्कार और साथ ही साथ होलिका दहन से प्रदूषण बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से देश का जो प्रदूषण दर है वो बढ़ता जा रहा है। और ये वही आर.के. चौधरी जी हैं जिन्होंने नई संसद में जब धर्मदंड स्थापित हुई थी, संगोल जब स्थापित हुआ था, तो उसे हटाने की भी इन्होंने मांग की थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में अंतिम संस्कार और होलिका दहन से क्या सच में प्रदूषण बढ़ रहा है? अगर नहीं बढ़ रहा तो क्या ये जो सोच है इनकी सोच भी प्रदूषित हो चुकी है? इस पर आप क्या बोलेंगे आज? असल में देखिए कविता जी, जो विषय चल रहे हैं आजकल, लोग प्रसिद्ध होने के लिए या लाइमलाइट में बनने के लिए, वो कहते हैं ना, नो पब्लिसिटी इज गुड और बैड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। तो लोग किसी भी तरह से सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं। तो बट मुझे लगता है कि अगर वो ऐसे बयान देते हैं तो उनको थोड़ा सा सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए। अगर उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टडी कर लें, पीछे से थोड़ा अध्ययन करके आए, थोड़ा सा आत्मचिंतन करके आए, तो क्योंकि हो सकता है कल को वही अपना स्टैंड बदल के बैठे हों। क्योंकि राजनीतिक बयान ऐसे होते हैं कि आज एक पार्टी में तो आप कोई बयान दे रहे हैं, कल को आप पार्टी बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं, तो आपका बयान बदल जाता है, आपका पूरा का पूरा वो बदल जाता है, स्टैंड बदल जाता है। तो अब पॉलिटिक्स से अलग हटके थोड़ी सी बात करते हैं कि जहां तक बात हुई होलिका दहन की, यहाँ लोहड़ी अभी आने वाली है, संक्रांति आने वाली है, और बैसाखी पे भी होता है। तो जहां तक दहन की बात रही या अंतिम संस्कार की बात रही, अंतिम संस्कार हमारे 16 संस्कारों में से सबसे अंतिम संस्कार है जो हमारे जीवन में, मानव जीवन में किया जाता है। जब पैदा होता है तब से लेकर, और जब मृत्यु को प्राप्त होता है, जब मनुष्य अपना शारीरिक वस्त्र त्यागता है, तो जब आत्मा अपने शारीरिक वस्त्र को त्यागती है, तो उसे अंतिम संस्कार हमारे यहाँ कहा जाता है। और ये अगर हम इसे पर्यावरण की दृष्टि से देखें और एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें, तो हमारी सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पे हम मृत्यु को भी एक अनुष्ठान बना देते हैं। हम सिर्फ जीवन में अलग अलग अनुष्ठान नहीं करते, हम मृत्यु को भी एक अनुष्ठान बना देते हैं। और कभी भी जब लकड़ी को जलाया जाता है, जब लकड़ी का प्रयोग करके शवदाह किया जाता है, दहन किया जाता है, या होलिका दहन किया जाता है, या और वो किए जाते हैं, इससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैविक रोगाणु होते हैं, वो इससे मर जाते हैं। ये पर्यावरण को दूषित नहीं, प्रदूषित नहीं करता, बल्कि इसमें जो हम और जो तमाम चीजें प्रयोग की जाती हैं, वो हमारे पर्यावरण को, जो भी इसमें हवन सामग्री, आहुतियां दी जाती हैं, उसमें ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है जो वातावरण को दूषित नहीं करता बल्कि वातावरण को शुद्ध करता है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री रिसेंटली आई थी कि जब भोपाल गैस कांड हुआ था, तो कुछ लोग अपने घर में होम कर रहे थे, जहां पूरे शहर में होम से हजारों लोग मर रहे थे। जिस समय, जिस जगह पे होम किया जा रहा था, जिस घर में यज्ञ किया जा रहा था, वहां पे वो जहरीली गैस अपना प्रभाव नहीं डाल पाई। तो अगर देखेंगे तो जो जहरीली गैसेस, जो प्रदूषण करने वाली गैसेस जो पूरे समाज को वो कर रही हैं, दूषित कर रही हैं, उसे दूषित ना करके उसे शुद्ध कर रही थी। तो होलिका साल में एक बार किया जाता है, लोहड़ी साल में एक बार की जाती है, शव दहन तो सिर्फ जीवन में एक बार होता है। तो प्रदूषण इससे नहीं हो रहा। प्रदूषण जो होने के मुख्य कारण है, अगर
वैसे वैज्ञानिक विषय है, परंतु मैंने भी कुछ अध्ययन किया है, कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। जैसे एक मुझे उन लेखक का नाम नहीं याद, तालाब के ऊपर उन्होंने लिखी, जिंदा है अभी तालाब। तो आप देखेंगे जो पृथ्वी पे 72% ऑक्सीजन आती है पूरी पृथ्वी पे, सिर्फ मैं दिल्ली की बात या महानगरों की बात नहीं कर रहा जहां प्रदूषण हो रहा है, पूरी पृथ्वी पे, वो जल स्रोतों से आती है, वाटर बॉडी से आती है, नदियों से आती है, समुद्र से आती है, तालाबों से आती है, झीलों से आती है। पुराने समय में आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, तो कुछ समय पहले की, मतलब पुराना समय, मैं आज से 200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, कुछ समय पहले हर गांव के आसपास एक पोखर होता था, एक तालाब होता था, जी। जिसमें पानी, गांव का जितना भी पानी निकलता था वो उसमें जाता था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, और हैंडपंप से दोबारा वो हमारे घरों में आता था। एक साइकिल बनी होती थी और उसको लिविंग वाटर बोलते थे। वो जल के जो जर्म्स होते थे वो जीवित होते थे, उसको लिविंग वाटर बोला जाता था। आज जो है, आज पानी गंदे नालों में जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होकर दोबारा से हमारे नल में आ जाता है। सो दिस इज डेड वाटर, ये बीमारियां पैदा करता है, ये दूषित कर रहा है। तो जो प्रदूषण वास्तविकता में फैल रहा है, वो मैं कहूं तो शायद फैक्ट्रियां, ऐसा नहीं कि आज हैं, आज थोड़ी ज्यादा हो गई होंगी, पहले भी थी। गाड़ियां आज थोड़ी ज्यादा हो गई होंगी, पहले भी थी। एक तो डेंसली पॉपुलेटेड जो शहर हो गए, उस कारण से पोल्यूशन हो गया, हवा को चलने का प्रवाह नहीं मिल रहा। दूसरा, वाटर बॉडीज हमने बिल्कुल खत्म कर दी। जो जमीन के नीचे, जो पानी के नीचे जो बायोडाइवर्सिटी होती थी, जो नीचे जलचर जीव होते थे, और जलचर जो पौधे होते थे, जैसे स्पाइरुलिना और एल्गी और ये तमाम चीजें जो होती थी जल के नीचे, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट करती है पेड़ों के बाद। हमने पेड़ तो काटे काटे, हमने वाटर बॉडीज खत्म की। जी। अगर हम ध्यान दें कि दोबारा से सारी की सारी वाटर बॉडीज, हर नगर, हर गांव, जहां जहां हमारे मोहल्ले में पार्क है उसके अंदर एक छोटा तालाब बना दिया जाएगा, जहां जहां डिस्ट्रिक्ट पार्क है उनके अंदर झील बना दी जाएगी। अगर इन वाटर बॉडीज को दोबारा से रिवाइव किया जाए तो प्रदूषण उससे समाप्त होगा, ना कि ये बेहुदा राजनीतिक बयानबाजी करने से कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमें मूल कारणों पर ध्यान देना होगा। हमें चिंता ये करनी होगी कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं वो पहाड़ नहीं कहलाएंगे, 100 मीटर से ऊपर के कहलाएंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला जो 250 करोड़ साल पुरानी है, 2.5 करोड़ साल पुरानी है, उसको कैसे बचाना है, हमें चिंता इन चीजों की करनी है। हमने वाटर बॉडीज तो खत्म की, अब अपने हिल स्टेशन ना खत्म करें, अपने हिल्स ना खत्म करें। हम माइनिंग आज के लिए कर रहे हैं, आज हमारी पत्थर की, आज हमारी जो नीचे मिनरल्स हैं उनकी आपूर्ति हो जाएगी, पर ऐसा तो नहीं 2 लाख साल बाद बच्चे नहीं आएंगे, जब बच्चे संतानें जन्म लेना बंद कर देंगी। ऐसा तो नहीं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां नहीं, सब कुछ हमने ही संभोग करना है, सारी प्रकृति का। हमें देखना यह है कि सस्टेनेबल सिस्टम कैसे बनाना है, कि जिस तरह से पहले हमारा सिस्टम था। आप अगर हड़प्पा संस्कृति देखते हैं, उधर जो जिस तरह से सीवेज सिस्टम और सारा बनाया गया है, वो यही ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का प्रोसेस था। तो हमें जो करना है, हमें अपनी संस्कृति के ऊपर उंगलियां नहीं उठानी, हमें अपनी सभ्यता पे उंगलियां नहीं उठानी, हमें ध्यान उन चीजों पर देना है कि समाधान कहाँ है, बजाय इसके कि बयानबाजी करने के। जी। अच्छा ये होता अगर वो समाज के एक लीडर हैं, समाज के कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो वैज्ञानिकों के साथ जाकर बैठते, वो विदेशों में शायद मनोरंजन के लिए अपने टूर पे जाते होंगे, पर विदेशों में जाकर, यूनिवर्सिटीज में जाकर मिलते, साइंटिस्ट से, रिसर्चर से मिलते, उनसे चर्चा करते कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। मैं बता रहा हूं कविता जी, हमारे देश में लोगों के पास इतना पैसा है और इतने संसाधन है, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो बिजनेस फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक या जुडिशियल फ्रेटर्निटी हो, कोई भी फ्रेटर्निटी हो, एनी फ्रेटर्निटी आई एम स्पीकिंग अबाउट। यदि इच्छा शक्ति से यदि वो समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे जाके रील्स बनाएं और उस पर क्रिटिसाइज करें, अगर हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दिक्कत यह है, लोग समाधान ढूंढ नहीं रहे, लोग समस्याओं में उलझ रहे हैं। जी।
बिल्कुल गुरुजी, आपने ठीक कहा और फाइनली आपने भी पिक्चर क्लियर कर दी, क्योंकि अब तक तो हम हिंदुओं को भी यही लगने लग गया था कि सच में शवदाह, अंतिम संस्कार, जो हमारी होलिका दहन है, इससे अत्यधिक प्रदूषण बढ़ता है। बहरहाल नहीं, मैं ये तो अनुष्ठान है, ये तो हम्म हमारे जीवन का अंतिम अनुष्ठान है। और मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कहूं कि हमारे जो अनुष्ठान होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से होते हैं। ये जीवन में ना जितने भी शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, ये हमें डराने के लिए नहीं बनाए गए। जितनी परिपाटियां बनाई गई हमें डराने के लिए नहीं बनाई गई, रूढ़िवादिता के लिए नहीं बनाई गई। इसके पीछे था हमें समय समय पर चेतावनी देना। जैसे हम मृत्यु के बाद चौथा करते हैं, 13वीं करते हैं, कुछ लोग 10वीं 11वीं करते हैं, कुछ 17 दिन तक करते हैं। सब अलग अलग हैं। कम से कम लोगों के अंदर ना वैराग्य कई प्रकार का होता है, जिसमें से एक होता है मसान वैराग्य, कि जब परिवार में से कोई चला गया तो लगता है अच्छा बस यही जिंदगी थी, बस इतना ही था। और उस समय जीवन में बहुत वैराग्य आता है, अरे किसके लिए कमा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब किसके लिए, क्या है। और उसके बाद वहां से निकलते हैं, घर जाते हैं, नहाते धोते हैं, और फिर अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। जी तो हमारे ऋषि मुनियों ने परिपाटी बनाई कि 13 दिन तक, 15 दिन तक, कि लोगों को कम से कम ये याद रहे कि ये वैराग्य सिर्फ शमशान घाट तक ना रहे, मसान तक ना रहे, बल्कि जीवन की सत्यता की ओर इंगित करे। ये चेतावनी के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपराएं साथ में जोड़ दी, कि लोग कम से कम अपने जीवन के ऊपर आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। जी।